Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे आज 21st एपिसोड कह लीजिए इसको, आप सेशन कह लीजिए किसका, पेडागोजी प्रैक्टिस का। तो कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और यूट्यूब पोल का भी थोड़ा सा इस्तेमाल आज हम करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करेंगे। एक बार आप लोग आ जाओ। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और कई दिनों के बाद आज सेशन है। होपफुली आप सभी फाइन मतलब बेहतर फील कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कि क्लियर नहीं है। यहाँ से मेरे एंड से एकदम क्लियर हैं चीज़ें। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, यहाँ से जाकर के PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। 3-4 PDF मुझे एक साथ शेयर करनी है आप लोग के साथ, वो मैं आज रात में करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और पोल में आंसर कीजिएगा। देखिए एक बार, ये है क्वेश्चन नंबर 1। Consider the following options and select the best option. The aims and objectives of contemporary Indian society are. यानी कॉन्टेम्प्रेरी की अगर हम बात करें, समकालीन भारतीय समाज के जो शिक्षा के उद्देश्य थे, उनमें से कौन से यहाँ हैं और कौन से नहीं हैं। एक बार 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से चूज करना होगा। सीटेट कब होगा देखो पता तो अभी किसी को भी नहीं है। ये पोल में आपको दे देती हूँ यहाँ से अपने एंड से। एक बार पोल में आंसर कर लीजिएगा, है ना। हाँ, डेली मिलेंगे, 9:30 के अराउंड मिलेंगे। अगेन थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे चल सकता है। हाँ, मिक्स्ड आंसर आप लोग क्या रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। हम लोग पोल यूज़ करते थे जब हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर थे और बहुत यूज़ किया, है ना। और आज बहुत टाइम बाद वैसी ही फीलिंग आ रही है। ए ऑप्शन को 45% लोग आंसर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें बी की तो 17% हैं। हाँ, जल्दी में आंसर कर रहे हो, तुक्के लगा रहे हो, हैं। इससे यही पता लगता है कि तुक्के लगा रहे हो। ठीक बात है। ग्रेट ग्रेट। मतलब 50% से ज़्यादा आंसर्स गलत हैं और कुछ लोगों को अभी भी ये लगता होगा कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाए, जबकि आंसर हम इनका भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब एटलीस्ट मेरे सामने डेटा रहेगा कि आप लोग क्या आंसर कर। देखिए, पहला ऑप्शन अगर हम पढ़ें तो पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, यानी जो उत्पादकता है वो बढ़े शिक्षा से। हाँ, समझ में आता है भाई, जो भी आप काम कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से कर पाएं। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण, जो कि हम देखते हैं NCF के भी एक एम्स में से एक है, एक तरह से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो NCF के इंटीग्रेशन हमारे अंदर बना रहे अभी भी नेशन को लेकर के और काम को लेकर के। थर्ड ऑप्शन है एक्सीलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी जो मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस है उसको बढ़ाया जाए, उसकी स्पीड को तेज किया जाए, त्वरण उसमें आए। ठीक। नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन, डेवलपिंग सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, यानी जो बच्चे हैं जिनको भी हम शिक्षा दे रहे हैं उनके अंदर नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य विकसित होने चाहिए। यदि वही नहीं होंगे तो फिर तो मतलब जानवर से भी बदतर है इंसान। ठीक। तो 4 ऑप्शंस कहाँ आपको गड़बड़ नजर आ रही है कि जो आप आंसर कर रहे हैं ये ए ऑप्शन, कैसे 42% अभी भी आंसर ए ही है आप लोग के पोल के अकॉर्डिंग, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है A, B, C एंड नॉट डी। डी में प्रॉब्लम क्या है? डी तो एकदम क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि भाई ये तो होगा ही एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव, है ना। तो अगर हम ऑप्शंस ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो जल्दीबाजी में हमारे आंसर्स गलत होंगे आते हुए भी। A, C, D एंड नॉट बी। बी में भी हमें यहाँ पे कोई नेगेटिव दिख ही नहीं रहा ना, जो एजुकेशन के प्रति जिसने कुछ नेगेटिव बात की हो, है ना। तो आंसर इसका है कायदे में C ऑप्शन, A, B, C एंड D। ठीक। इसमें से एक को भी हम नकार नहीं सकते, जो राइट आंसर है वो होगा C ऑप्शन, ना कि A। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगेन डी में वही बात है ना, नॉट सी। सी में प्रॉब्लम क्या है? मॉडर्नाइजेशन की जो आधुनिकीकरण है या प्रोग्रेसिव अगर हम होंगे अपने थॉट में या अपने एजुकेशन या कंट्री को लेकर के, तो प्रॉब्लम क्या है? तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, A, B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइएगा। देखिए एक बार, चलिए सी ऑप्शन बढ़ करके अभी 42 हो गया है। हाँ, ऑब्वियसली हो ही जाएगा ना, अब तो आपको आंसर मिल ही गया है। बहुत बढ़िया, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज कवर्ड इन दी करिकुलम। करिकुलम एक अपने आप में टॉपिक है जिसको हम कभी ना कभी डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब पे भी, अभी तो बैचेस में भी होना बाकी है। व्हाट इज कवर्ड इन दी करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या में क्या समाविष्ट है या क्या समाहित है। बहुत बढ़िया रवि अवस्थी, कैसा वॉर भाई। पहला ऑप्शन है टीचिंग एक्टिविटीज, मटेरियल्स, थीम्स। मैं पोल दे देती हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग सही से आंसर कर पाएं। अब डेली एटलीस्ट पता लग पाएगा कि कितने जो आंसर हैं हमारे वो सही हैं और कितने आंसर्स तुक्के में लगाए जा रहे हैं आप लोग के द्वारा।
ठीक है, और बहुत बढ़िया, पढ़ लीजिए क्वेश्चन और पोल में आंसर कीजिए। पोल आपके सामने। कीजिए आंसर। भाई करिकुलम में इन्वॉल्व क्या क्या होगा? शिक्षण की गतिविधियां, सामग्री, विषय वस्तु, क्या क्या होना चाहिए? चारों ही हमें सही लग रहे हैं, कुछ भी गलत तो है नहीं। टीचिंग एक्टिविटीज में कोई गड़बड़ नहीं है, एक्टिव मटेरियल्स में कोई गड़बड़ नहीं है, थीम्स भी ठीक है, कुछ ना किसी थीम पे तो बेस्ड होता है। वैसे थीम का जो संबंध है वो सिलेबस से ज्यादा है करिकुलम की बजाय। नेक्स्ट है कंटेंट, मेथड्स, एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, कंटेंट, मटेरियल्स, एक्टिविटीज और टीचर्स। अच्छा जी, आगे है टीचिंग मेथड्स, मटेरियल्स एंड स्टूडेंट्स। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि सारी चीजें ही इन्वॉल्व होती हैं किसमें, आपके करिकुलम में। और अगर हम इंक्लूसिव आंसर ढूंढने जाएंगे जिसमें बाकी के ऑप्शंस इंक्लूडेड हों, तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सही होगा, जो आप लोग भी पोल में ज्यादातर सही आंसर कर ही रहे हैं। भाई कंटेंट एक तो कि पढ़ाना क्या है, इसमें सारी एक्टिविटीज, थीम, सिलेबस सब कुछ आ जाएगा। बच्चा ऑब्वियसली बच्चे के अकॉर्डिंग ही कंटेंट प्लान किया जाएगा। मेथड अगेन टीचर चूज करेगा, तो टीचर यहीं आ गया। ठीक, वेज हो गए, स्ट्रेटजीज बीसी में आ गई, एक्टिविटीज जो भी होंगी बिल्कुल सही बात है। और रिसोर्सेज, संसाधन कौन से प्रयोग होंगे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए करिकुलम में, तो बी ऑप्शन बेहतर ऑप्शन है बाकी सब में से, जहां सिर्फ टीचर को हमने इन्वॉल्व कर दिया। गलती ऐसा नहीं है कि बाकी चारों गलत हैं या बाकी तीनों गलत हैं, बेस्ट कौन सा है वही हमें नंबर दिलाएगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सही था या नहीं। पोल में भी जैसे आंसर बताया जाता है आप लोग पोल को चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक बार इसको पढ़िए ध्यान से और फिर पोल आपके सामने आएगा। देखिए एक बार, क्वेश्चन है डैश हैज एंडोर्स्ड द प्रोविजंस प्रेस्क्राइब्ड एज। अब 4 प्रोविजन दिए हुए हैं, उनमें से एक आपको ये चूज करना है कि ये चारों प्रोविजन किसके बारे में हैं। चारों प्रोविजन हैं किसके बारे में, ये पूछा गया है। देखना पोल आ गया होगा अब तक। दीजिए जवाब, दीजिए एक बार पोल का यूज करके। बी 100% लोग कह रहे हैं। अच्छा सी कह दिया अब आपने। चलो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर विमेन एंड गर्ल्स। अच्छा ठीक है, ये पढ़ के हमें समझना है कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और एक्सेस मिले विमेन को और गर्ल्स को। ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं हम। स्पेशल मेजर्स विल बी टेकन टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, यानी हम स्पेशल मेजर्स को लेंगे, कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे, कुछ उपाय किए जाएंगे जिससे जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए। ठीक है, यूनिवर्सलाइज्ड एजुकेशन या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब सभी को एक्सेस हो स्कूल में, ये बात भी ठीक है। इरेडिकेट इलिटरेसी, यानी निरक्षरता को हम हटा दें, इलिटरेसी ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट बने या एनरोलमेंट उनका स्कूल में हो। अब ये किस स्कीम को लेकर के दिया गया है? आपने ज़्यादातर लोग आंसर कर रहे हैं पोल में, 45% जो लोग हैं वो कह रहे हैं बी ऑप्शन सही होगा। मतलब द नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, द राइट टू एजुकेशन, द वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी। इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन। आप देख भी पा रहे होंगे इसमें ज़्यादातर बात हो रही है वुमेन सेंट्रिक, यानी कि एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी के लिए इक्वल एक्सेस हो, स्पेशली फीमेल सेंट्रिक बात हो रही है, वुमेन सेंट्रिक बात हो रही है। अगर मैं कहूँ स्पेशल मेजर्स हो ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेल और फीमेल चाइल्ड में। जो हम जैसे बात कर रहे थे अभी, जो इवन अभी भी बहुत हद तक कहीं कहीं आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एडमिशन या एनरोलमेंट कम है, और अगर हम देखें जो ड्रॉप आउट रेट है गर्ल चाइल्ड का वो ज़्यादा है, जो आपका बच्चा है, बॉय है, बालक है, बालिकाओं का रेट ज़्यादा है। ये बात बिल्कुल निश्चित है। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001 में ये आया था, और इसमें बात हुई थी कि हम कैसे एम्पावर करें वुमेन को। उनका जो उत्पीड़न है, जो वायलेंस है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, उसको हर तरह से खत्म किया जाए, और जिस भी तरीके से हम उनको आगे ला सकते हैं, चाहे वो फीमेल टीचर्स हम स्कूल में ज़्यादा अपॉइंट करें या ये बाकी चारों मेजर्स अपनाएं, कर पाएं। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन। कोई कह रहा है सब चीटिंग कर रहे हैं। इस बार पोल सही आंसर बताने से पहले मैं हटा दूंगी, तो फिर आप लोग को ये मौका नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पॉन्स अबाउट आउटकम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब परिणामों और उद्देश्यों के बारे में कौन सा एक कथन सही है। देखिए एक बार, जिनको क्लियर नहीं दिख रहा वो अपनी क्वालिटी अपने एंड से
फोन से ही इंक्रीज कर लेंगे तो दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पोल। दीजिए आंसर। क्लियर? यहां मेरे एंड से बिल्कुल क्लियर है। बताइए एक बार, आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कौन सी एक बात सही है? देखो, दो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। आउटकम क्या है? जो रिजल्ट आया, जो आउटकम निकल कर गया। आउटपुट क्या आया? फाइनली जब हमने पूरा अपना एफर्ट दे दिया, पढ़ा दिया, सब कुछ हो गया, अब आउटकम क्या आया, रिजल्ट क्या आया। ऑब्जेक्टिव है जब हम पढ़ाने से पहले उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं कि स्टेट करेंगे भाई ये ऑब्जेक्टिव है। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तब भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इससे ये फायदा होगा, ये सीख पाएगा बच्चा, ये होगा, वो होगा, पूरी चीजें पहले से ही क्लियरली स्टेट कर दी जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो पहले सेट किए गए जो उद्देश्य है, और उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो, जिनको अचीव किया जा सके। ऐसे नहीं होने चाहिए कि बच्चे की रीच में ही ना हो वो चीजें, हम सामने उनके रख दें। इतना बड़ा गोल बना लो कि कभी अचीव ही ना कर पाओ, पहले देखने में इम्पॉसिबल लगे तो वो पूरा ही नहीं होगा कभी। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीवेबल हों और आउटकम को मेजर किया जा सके, यानी जो भी रिजल्ट आया हम उसको क्या कर सकें, उसको माप सकें, जान सकें कितने प्रतिशत हम कंप्लीट कर पाए या अचीव कर पाए जो भी हमने एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव रखा था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स शुड बी अचीवेबल। भाई आउटकम अचीवेबल कैसे हो सकता है? आउटकम तो आ गया जो आना था, अब वो तो अचीव्ड है ना ऑलरेडी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अचीवेबल लिखना तो ठीक था, बट आउटकम के लिए अचीवेबल लिखना सही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिजल्ट आपके सामने है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स शुड बी मेजरेबल। भाई उद्देश्य जो हैं वो आप कैसे रखेंगे जिनको अचीव किया जा सके। समझ पा रहे हो ना बात? आउटकम्स की यदि हम बात करें तो आउटकम्स शुड बी मेजरेबल, यानी मापने योग्य हो। ये तो समझ में आता है। ऑब्जेक्टिव को आप पहले से ही कैसे माप लोगे? वो तो ऐसा रखा जाएगा जिसको अचीव किया जाए और बाद में हम मेजर कर पाए। ठीक, इसके आंसर ज्यादातर सही है। आप लोग का जो पोल में परसेंटेज है वो अच्छा खासा है, सही आंसर है। ऑब्जेक्टिव्स, सी ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी मेजरेबल एंड आउटकम्स शुड बी अचीवेबल। यानी उद्देश्य जो हैं वो मेजरेबल होने चाहिए और आउटकम को अचीवेबल होना चाहिए। अगेन आउटकम अचीवेबल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आउटकम तो आ चुका है, अब मेजर करना है। भाई रिजल्ट तो आ गया ना, पास या फेल या जितने भी परसेंट, तो उसको तो मेजर किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अचीवेबल, यानी उद्देश्य हम ऐसे निर्धारित करें जिनको प्राप्त करने योग्य हो, जो या जहां तक पहुंचा जा सके शुरुआत में ही। जबकि आउटकम को क्या किया जाना चाहिए? मेजरेबल हो। एटलीस्ट जो रिजल्ट आया उसको हम माप तो पाए कि कमी रह गई तो कहां रह गई, कितना हम अचीव कर पाए, कहां कितनी दिक्कत है। तो आउटकम को मेजर कर पाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, सहगल नीतू पता ही नहीं लगेगा कितना सीखा कितना नहीं सीखा। और वही हम करते हैं असेसमेंट इवैल्यूएशन के थ्रू। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आपने आंसर जो है वो ज्यादातर सही दिए हैं इस वाले पोल के लिए। अच्छा लगा ये जान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पोल के लिए भी तैयार हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट विल इट टेक फॉर इफेक्टिव टीचिंग पेडागोजी फॉर योर रोल एज अ टीचर। यानी आप शिक्षक की भूमिका के रूप में एक प्रभावी शिक्षण कैसे कर पाएंगे, आपकी पेडागोजी, आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग कैसे इफेक्टिव बन पाएगी, बेहतर बन पाएगी। चलो पोल ले लो। ये तो बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन हो गया, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग के आंसर्स गलत होने चाहिए। ठीक है बात? चूज करो पोल से, लटक जाओ भाई। किसी को अपना वो वाला भी याद होगा, मतलब कई लोग तो कमेंट में, जब मैं लास्ट टाइम जब अनअकैडमी पे सेशंस चलते थे वहाँ पोल होता था, है ना, तो कई लोग यूज़ करते थे, दुनिया है गोल प्लीज़ यूज़ पोल। तो पोल का इस्तेमाल करें, ठीक है? तो देखिए एक बार, बहुत बढ़िया आंसर कीजिए। आप शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका के लिए प्रभावी शिक्षण का जो तरीका है वो क्या होगा? पहला है डिसिप्लिनिंग द स्टूडेंट्स, यानी सिर्फ अनुशासन, डंडे के बेस पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जहां अनुशासन है उसको हम माने कि बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का, बल्कि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद तो ये कहता है जहां थोड़ी चहल पहल है वो क्लास आपकी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लाइक शेयर भी करते रहो साथ में। ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम, यानी क्लास को व्यवस्थित रखना ज्यादा अच्छा तरीका है। यूजिंग प्रैक्टिकल लर्निंग या प्रेपरेशन ऑफ लेसन प्लान। बताइए एक बार, सबसे बेहतर क्या होगा? व्यावहारिक शिक्षण का उपयोग करना। जरूरी नहीं है जो लेसन प्लान में है 100% आप इंप्लीमेंट कर देंगे, थोड़ा बहुत चेंज जब आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में होते हैं तो चेंज करते हैं। व्यावहारिक शिक्षण का उपयोग करना, यानी आप प्रैक्टिकल लर्निंग का या जो भी आपके सामने
प्रैग्मेटिज्म को आप यूज करेंगे, जो भी प्रैक्टिकली जरूरी होगा, रियल लाइफ से कनेक्टेड आप बच्चों को रखेंगे, और वही तरीका सबसे बेस्ट है जिससे बच्चे की रियल लाइफ से आप जोड़ पाए उसे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए एक बार, फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पोल। क्वेश्चन नंबर 6, कीजिए आंसर। बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये, अपने आप में दिखने में आसान है बट गलती हो सकती है क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। ठीक, द सिस्टम ऑफ डैश मॉडिफाइज जेंडर रोल्स सच एज पॉलिटिकल स्टेटस, क्लास, एथनिसिटी, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, इनकम एंड मोर। ये सब कहाँ आएंगे? सामाजिक विभाजन यानी सोशल डिवीजन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल चेंज या सोशल मोबिलिटी। कीजिए आंसर। नहीं तो अभी 10 बजे ही स्टार्ट हुआ है आपका सेशन, फटाफट से बताओ। सोशल मोबिलिटी है। सोशल मोबिलिटी ये कहाँ से नजर आ रहा है हमें? डैश की प्रणाली जैसे राजनीतिक स्थिति, वर्ग, जातीयता, शारीरिक और मानसिक विकलांगता, आय और अधिक लिंग भूमिकाओं को संशोधित करती है। मतलब इसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसका आंसर आप लोग सही ही दे रहे हैं। ठीक, सोशल डिवीजन में इससे थोड़ा सा बड़ा लेवल हो जाता है, जैसे आपकी रेस क्या है, रीजन क्या है जहां रहते हैं आप, है ना, कास्ट क्या है, इवन ये सारी चीजें। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन जब बात दोनों में भेदभाव किया है तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जब सिर्फ डिवाइड करने की आए तो डिवीजन। कल्चर की आ जाए, जो बड़े बड़े टर्म्स हैं उनका यूज हो तो सोशल डिवीजन। बी ऑप्शन यहां सही होगा। आगे बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ज्यादातर लोगों का आंसर यहां सही है। 7th क्वेश्चन देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। यानी जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या महत्वपूर्ण होगा? देखिए एक बार, कीजिए आंसर। भाई हमने बात की थी उस दिन, कम्युनिकेशन में 4 एस्पेक्ट थे जो इंपॉर्टेंट थे, जिसमें ये सारे ही हैं। अब इनमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, लेकिन किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा यहाँ? ये सोच के आंसर करना है, थोड़ा सा ध्यान से बताइए। जय भारती, आंसर कीजिए फटाफट से। रिसीवर, सेंडर, फीडबैक या मैसेज। देखो टेक्नोलॉजी की भी जब बात आती है, रिसीवर भी है, आप भी बैठे हुए हैं उस एंड पर, सेंडर भी है, मैं भी हूं यहाँ, मैसेज भी है जो ये आप देख रहे हैं सामने, ठीक है। लेकिन फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फीडबैक टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं मिल पाया तो पता ही नहीं लगेगा कौन सच में पढ़ रहा है, कौन मजाक कर रहा है, कौन कहाँ है, कैसे है, बहुत सारी चीजें मिसकम्युनिकेट हो जाएंगी। अभी आप बता पा रहे हैं कि सी ऑप्शन 51% ने आंसर किया है, तो मतलब मेरे पास फीडबैक है कि आपको समझ में बात आ रही है या नहीं, आप सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। तो फीडबैक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन चारों में, जब बात टेक्नोलॉजी की आ जाती है, जब बात इंटरनेट की आ जाती है, जब बात सिस्टम्स की आ जाती है। ठीक है जी, पोल तो आपके सामने ही है। 54% ने सही आंसर भी किया 7th क्वेश्चन का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th, कुछ टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। ये पोल वाला सिस्टम अगर सही जमता है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और कमेंट्स में बता दीजिएगा जब आपका ये सेशन खत्म हो जाए, लास्ट में जब आप कमेंट करेंगे कि फिजिबल है कि नहीं या ठीक ठाक कंफर्टेबल है कि नहीं आप लोग। देखिए, द टर्म डैश रिप्रेजेंट अप्रोचेस दैट फोकस ऑन, खुद पढ़ो एक बार और आंसर करने की कोशिश करो। मैं आपके सामने पोल रिप्रेजेंट करती हूं, देखिए एक बार। देखिए एक बार, मैं ठीक हूं भाई।
The term dash represent approaches that focus on opening access to education and training provision, freeing learners from the constraints of time and place, and offering flexible learning opportunities to individuals and groups of learners. यानी वो कौन सा शिक्षा का माध्यम है या कौन सा शिक्षा का तरीका है जहां पर बात किसकी आती है, डैश शब्द उन दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करता है जो शिक्षा और प्रशिक्षण प्रावधान तक पहुंच खोलने, शिक्षार्थियों को समय और स्थान की बाधाओं से मुक्त करने। जब बात समय और स्थान की आ जाए ना, तो हमें चुपचाप से समझ जाना चाहिए कि डिस्टेंस लर्निंग की बात हो रही है या ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना बात? हाँ, पोल को रख लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग। देखो, एक तो टाइम और प्लेस की फ्रीडम है। ठीक है, आप देश के किसी भी कोने में हो, आप इग्नू से पढ़ाई कर सकते हैं, आप NIOS से पढ़ाई कर सकते हैं, आप जो SOL है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उससे पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो डिस्टेंस लर्निंग और ओपन लर्निंग की बात करती हैं, जिसमें ना समय की कोई आपको दिक्कत है, ना एज की सच कोई दिक्कत है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप पेपर देना चाह रहे हैं 6 महीने बाद तो 6 महीने बाद, है ना। तो ये ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन की बात हो रही है। अगर हम कंप्लीट आंसर की तरफ जाएं, ये नहीं होता एक बार को हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ, तो सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, जो आप लोग आंसर भी कर रहे हैं यहां पोल में। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए एक बार और पोल भी लीजिए। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिससे RCI बोलते हैं इसको, जिससे स्पेशल एजुकेशन जिन लोगों ने भी किया होगा उनका कोर्स एफिलिएटेड होता है इससे। तो मैं काफी बड़ा हिंट आपको दे चुकी हूं, अब बस आंसर करने की देरी है आपको। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नहीं है, 9 है, बस आंसर करना है आपको। सिर्फ 2 ही ऑप्शन आप तक पहुंचे होंगे ना इसमें। 1 मिनट रुको, पोल हल्का सा लेट है। अब देखो, अगर हम बात करें रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की, RCI एक्ट 1992 में पास हुआ था पार्लियामेंट में, वॉज क्रिएटेड टू रेगुलेट मैन पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड के लिए ये बेसिकली बात इसमें की गई थी। RCI अधिनियम 1992 डैश के क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। किस तरह के लोगों के लिए ये था? एजुकेशन फॉर ऑर्फन्स, एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स, एजुकेशन फॉर डेलिक्वेंट्स मैंने आपको बताया था, जो उदंड या आपराधिक प्रवृत्ति जिन बच्चों में पाई जाती है, जैसे आप सुनते हैं किसी टीचर को कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दिया या कोई अपराध छोटा मोटा कर दिया, जो वो बच्चा स्कूल में ही है बट आपराधिक प्रवृत्ति है, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो कुछ और मार धाड़ हो, इस तरह की चीजें। ठीक, तो इनको डेलिक्वेंट्स कहा जाता है। एजुकेशन फॉर ट्राइबल्स यानी आदिवासियों के लिए शिक्षा, इनके लिए एक्ट अलग है। RCI बेसिकली है एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स, जो हम बात करते हैं CWSN की या स्पेशल एजुकेशन की, तो ये एफिलिएटेड होता है आपका रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है, आप सभी का आंसर भी सही है। चलिए नेक्स्ट पोल की तरफ बढ़ेंगे इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आप साथ में देख भी पा रहे होंगे आप कितना सही आंसर कर रहे हैं। देखिए, अगर बात हो क्वेश्चन नंबर 10 की, तो पढ़िए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। फुल पार्टिसिपेशन जहां आ गया, दैट मीन्स सबको इंक्लूड करने की बात हुई है। फुल पार्टिसिपेशन दर्शाता है कि इंक्लूजन की बात हो रही है। सोचिए थोड़ा सा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सोच समझ के आंसर कीजिएगा, इसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, बताइए एक बार कौन से लोगों को फुल पार्टिसिपेशन देने की बात हो रही है। ये देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, फिर से गड़बड़ हो सकती है इसमें। इंक्लूजन किस तरह के बच्चों का, बताइए एक बार। साफ तो दिखेगा, आप अपने एंड पे ना क्वालिटी इंक्रीज करो, आपके फोन में ऑप्शन आता है सेटिंग्स में, तो उसको इंक्रीज करो, यहां से दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल HD क्वालिटी है। सब अपनी मर्जी से आंसर कर रहे हैं इसमें। आंसर जो है वो बी होगा, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को फुल्ली इंक्लूड या इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की बात हो रही है।
इंक्लूसिव एजुकेशन अगर ऑप्शन में होता तो हम उसके साथ चले जाते। उदय सर की क्लास हो जाएगी, शायद उनकी फैमिली मेम्बर कोई बीमार थे, एक बार पता करना पड़ेगा कब से होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है dash makes it possible for the students of distance learning mode to choose the mode, time, pace and mode of study। क्या चीज डिस्टेंस एजुकेशन को बेहतर बनाती है, ये पूछा है इनडायरेक्टली क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 11 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए आंसर। 70% आंसर आपका ठीक है। भाई जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो फ्लेक्सिबल एजुकेशन है वो इजी बनाती है डिस्टेंस लर्निंग को, कि आप कोई भी मोड चूज कर सकते हैं, टाइम चूज कर सकते हैं, पेस आपका हो सकता है कि आप 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप 2 महीने में करेंगे, वो आपकी टेंशन है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है रेगुलर एजुकेशन की तरह हर महीने, या कुछ ना कुछ इस तरीके का चलता रहेगा कि आपको क्लास में आना ही आना है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो समय, गति और अध्ययन के तरीके का चयन करने के लिए दूरस्थ शिक्षा डैश के छात्रों के लिए संभव है, क्योंकि लचीली शिक्षा है। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी यहां है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आप लोग आंसर सही दे भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, Which strategies help girls in their education to become more socially and financially empowered? यानी कौन सी स्ट्रेटजीज जो गर्ल्स हैं उनको मदद करती है कि वो फाइनेंशियली भी और सोशली भी आगे आ पाए, उनके साथ दिक्कत ना हो। हाँ, पोल का यूज कीजिए बिल्कुल, और लाइक शेयर भी साथ में कीजिए। 3000 के आसपास लोग देख रहे हैं और सिर्फ 2200 लोगों ने लाइक किया है। हमें यहाँ LHS = RHS वाला सिस्टम चाहिए होता है। वैसे इतने दिन बाद सेशन हो रहा है, एनर्जी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, क्योंकि आसपास जो माहौल है वो बहुत अच्छा है नहीं। देखिए चलिए, सही है सही है सही है। प्रोवाइडिंग फूड, फी स्ट्रक्चर, रिवीजन, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, प्रोवाइडिंग फैमिली एजुकेशन, को एजुकेशन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल फैसिलिटीज, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फिजिकल फैसिलिटीज, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन टीचर्स, या फिर डी ऑप्शन एजुकेटिंग पेरेंट्स, सपोर्टिंग सर्विसेज, फी रिडक्शन। कुछ सेशन रीड के लिए भी रखेंगे, टेंशन मत लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। पहले आंसर करो फटाफट से, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सी ऑप्शन आप लोग सभी लोग आंसर कर रहे हैं और 70% लोगों ने आंसर किया है सी ऑप्शन को। देखें कितने लोगों ने पोल का इस्तेमाल किया है। कुछ 1200 वोट जो हैं वो इसी के पक्ष में है। मतलब बात क्या हुई है, कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन से तरीके गर्ल्स को हेल्प करेंगे एजुकेशन में, सोशली भी, सामाजिक रूप से भी उन्हें हेय दृष्टि से ना देखा जाए, और फाइनेंशियली भी वो फ्री फील करें, अपनी रोटी वो खुद कमा सकें या एक आइडेंटिटी फील करें। ठीक, तो इसमें जो तरीका है प्रोवाइडिंग फूड, फी स्ट्रक्चर, रिवीजन, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इससे लेने वाली स्थिति बनेगी, ना कि एम्पावरमेंट आएगा। ठीक, प्रोवाइडिंग फैमिली एजुकेशन, को एजुकेशन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल फैसिलिटीज। देखो प्रॉब्लम कहां है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा, वहीं से निदान आएगा। निदान का मतलब बेसिकली सॉल्यूशन आएगा, रेमेडी आएगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो, बिल्कुल ये रूल होना चाहिए कि आप गर्ल चाइल्ड को घर पे नहीं रख सकते, आपको पढ़ाना पड़ेगा। जैसे RTE बात करता है सभी बच्चों के लिए, तो एक तो कंपल्शन जब हो जाएगा, माँ बाप घर पे नहीं रख पाएंगे, अगर रख पाएंगे तो केस से लेके बहुत सारी चीजें हो पाएंगी। ठीक, फिजिकल फैसिलिटीज, ये बहुत जरूरी है कि टॉयलेट्स हो अलग, जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हो एटलीस्ट, ताकि जिन कारणों से वो स्कूल नहीं आती या माँ बाप नहीं भेजना चाहते वो कारण ही खत्म हो जाएं। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ विमेन टीचर्स, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। विमेन टीचर्स का अपॉइंटमेंट जरूरी है, क्योंकि वो ज्यादा एम्पैथाइज कर पाएंगी गर्ल चाइल्ड से, उनको समझ पाएंगी बेहतर ढंग से, और दूसरा माँ बाप भी फ्री फील करते हैं, इसलिए जो इवन जो गर्ल्स स्कूल हैं उनकी भी हमें जरूरत पड़ी। ठीक, तो सी ऑप्शन मच बेटर है यहाँ बाकी ऑप्शन से, और आप लोगों ने आंसर भी सही दिया है इसी के पक्ष में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द करिकुलम डिजाइन प्रोसेस फ्रॉम फॉलोइंग पॉइंट्स एज पर द लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस में आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को अरेंज करना है जो कि करिकुलम के पॉइंट है। अगेन जिन्होंने करिकुलम नहीं पढ़ा है, किसी दिन करिकुलम भी डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
देखो एक बार पोल ले लो अब 13th क्वेश्चन के लिए, लटक जाओ, बस आंसर सही कर देना। आपको आपके सामने ही पता लग जाएगा ना आप कितना सही दे रहे हैं आंसर। देखिए एक बार पोल लीजिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए एक बार। डी ऑप्शन ज्यादातर लोग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो भाई? कंटेंट प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, असेसमेंट, इवैल्यूएशन और फीडबैक। डी ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट प्लानिंग, फिर मेथोडोलॉजी, देन असेसमेंट, फिर इवैल्यूएशन, फिर फीडबैक। टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो गया? हाँ, खैर दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इन्होंने ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग दे दिए हैं, बट जो आंसर बोर्ड मानता है दैट इज ए ऑप्शन, और वो सही भी है। पहले आप कंटेंट प्लान करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे, ये वो। वैसे कायदे में ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट आंसर बोर्ड ने ए दिया है, तो हम उसी के साथ जाएंगे। नहीं तो जनरली हम इसको एक बार करिकुलम डिस्कस करेंगे ना, करिकुलम डिजाइन करते समय, तब हम आगे बढ़ेंगे। कंटेंट प्लानिंग में मे भी इन्होंने एक्टिविटीज को इंक्लूड कर दिया हो, इसलिए ए ऑप्शन रख लिया, नहीं तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कायदे में। तो इसलिए हम जाएंगे ए के साथ ही, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें नंबर लेने होते हैं पेपर में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मूक? MOOC, मूक का फुल फॉर्म बताइए। ये तो आपको पता होना चाहिए, आजकल आप ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, कि मूक का फुल फॉर्म होता क्या है। इससे रिलेटेड कई चीजें आज की डेट में आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे मैं अभी उदाहरण दे दूंगी, पहले आप आंसर कीजिए, नहीं तो आपको हिंट मिल जाएगा, और हिंट मिल गया तो कोई फायदा होगा नहीं फिर। ठीक है, आंसर कीजिए एक बार फटाफट से, दीजिए अपना वोट, अपना कीमती वोट दीजिए हमें। सी ऑप्शन मतलब वोट नहीं मांग रही हूँ यहाँ पे, पोल में टच करने के लिए बोल रही हूँ। मूक की फुल फॉर्म ये आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल फैक्चुअल हैं, इनको याद रखना जरूरी हो जाता है। अब ऐसे तो इन्होंने सब अपनी अपनी बनाई हुई हैं, जो इसकी रियल फुल फॉर्म होगी पहले मैं देख लूँ आप लोग का आंसर क्या है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन होते हैं, स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये सब आप RCI एक्ट वैक्ट पढ़ के जाइएगा, RPWD एक्ट। गलती है आपके आंसर में। मास ओपन ऑप्टिमल कम्युनिकेशन नहीं होता, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ये सभी के लिए ओपन है। आजकल कुछ टीवी चैनल्स भी हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जिन पे ये फ्री एजुकेशन के कुछ कंटेंट आपको अवेलेबल होते हैं, कितना भी आप पढ़ सकते हैं, समय की कोई सीमा नहीं है। इवन यूट्यूब पे भी आप अगर सर्च करेंगे तो कुछ चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं, जहाँ पे फ्री कॉन्टेंट है, कितना भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, इवन NIOS से लेकर के इस तरह के। तो ये मूक इज मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, जिसमें सब एनरोल कर सकते हैं और कितना भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, चाहे वो इंटरनेट हो, इनकी वेबसाइट्स हो। जैसे कि आप अगर हम बात करें, आप NCERT की वेबसाइट पे जाएंगे, इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी उसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने आएगा। पोल ले लीजिए और जवाब दीजिए। देखिए एक बार, व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ ट्रू एजुकेशन, यानी ट्रू एजुकेशन का रियल पर्पज क्या है, मतलब सच्ची शिक्षा का असली उद्देश्य। क्यों पढ़े हम? सिर्फ नौकरी के लिए या कोई और रीजन होना चाहिए? ऑब्वियसली कुछ और होना चाहिए मिस्टर रियाज। पहला है डेवलपिंग गुड कैरेक्टर, यानी हमारा जो एक चरित्र है वो अच्छा निखर करके आए, विकसित हो। टू डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड, यानी दिमाग और शरीर के बीच में एक समन्वय हो, यानी कोऑर्डिनेशन हो। डेवलप कल्चरल एप्रिसिएशन एंड कल्चरली रिलेटेड टैलेंट, ये तो हम बिना एजुकेशन के लिए भी हो सकता था, ट्रांसमिट हमारे जनरेशन टू जनरेशन। डेवलपिंग गुड हेल्थ, सेफ्टी, एटीट्यूड एंड हैबिट्स। बताइए एक बार, अजीब सा आंसर हो गया ना ये, अपने आप में ही ये खतरनाक दे दिया इन्होंने। डेवलपिंग गुड कैरेक्टर बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये सारी चीजें यहाँ नहीं इंक्लूड हो पा रही हैं? बिल्कुल हो पा रही हैं। आप में ज्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं डी ऑप्शन। क्या करें अब ऐसी स्थिति में, बताओ? तो रियल पर्पस ऑफ ट्रू एजुकेशन इज डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड, यानी जो शरीर और दिमाग के बीच में प्रॉपर एक समन्वय विकसित हो सके। अब जब ऐसा होगा तो हर तरह से हम बेहतर होंगे, चाहे वो हमारा कैरेक्टर हो, चाहे वो हमारी कल्चरल नॉलेज हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, हमारी सेफ्टी हो, दोनों चीजें कोऑर्डिनेशन में आ गई। सिंपल बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। आगे बढ़े, पोल में आंसर तो खतरनाक कर रहे हैं अभी भी कई लोग। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर आप बता के जाइएगा कमेंट्स में। ये पोल वाला सिस्टम कंटिन्यू रखें, यह समस्या है कुछ आंसर करने में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए एक बार ध्यान से पढ़िएगा इसको, आसान क्वेश्चन है वैसे। देखिए एक बार, एनसीएफ कोठारी कमीशन बेसिकली पूछा क्या है, एट द सेकेंडरी स्टेज द स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एंड वाइग्रेसली इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, दिस रिकमेंडेशन वॉज गिवन बाय, किसने दी रिकमेंडेशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, सेकेंडरी स्टेज पे भी इसको लागू किया जाए उस चीज के लिए। बेसिकली इंट्रोड्यूस भी हुआ था एनपीई के द्वारा ही, और इसका सही आंसर जो बोर्ड मानता है वो एनपीई है। कोठारी कमीशन ने भी इसकी बात की हुई है, बट बेटर आंसर इज एनपीई। तो हमें जाना पड़ेगा एनपीई के साथ, अपनी मर्जी से हम आंसर नहीं दे सकते। हालांकि कोठारी में भी इसकी बात हुई है, इंट्रोड्यूस जो हुआ था वो एनपीई से हुआ था। पोल सिस्टम इज़ वेरी गुड। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आंसर्स खूब गलत हुए हैं, लेकिन इस पोल सिस्टम के चक्कर में आपके आज के लिए हम इतना ही रखें। फिर पोल सिस्टम को रखें या ना रखें, ये पहले तो इससे पहले आप एक और पोल लेके बता दीजिएगा। अभी मैं एक और पोल आपको दे देती हूँ। आउट ऑफ, पहले तो ये बता दो, लाइक शेयर ना किया हो तो ये भी कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे, अब डेली मिल रहे हैं मंडे टू फ्राइडे। आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और एक पोल लेके ये भी बता दीजिए कि पोल सिस्टम आपको पसंद आया कि नहीं। बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए। आपके सामने एक पोल आ गया होगा ये पूछने के लिए कि पोल सिस्टम आपको पसंद आया कि नहीं। 9 आउट ऑफ 16, 13, 12, खतरा, ओके, यस यस यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। 16 आउट ऑफ 10। अच्छा, उल्टा कहाँ दिखता है पोल? जहां आप ये चैट में लिख रहे हो ना, वहीं पे आपको पोल नजर आ रहा होगा। अगर आपका इंटरनेट आगे पीछे है तो शायद दिक्कत हो रही होगी। ठीक है जी। यूपीटेट का न्यू बैच अभी तो करियर पे कोई नया बैच नहीं है, शायद नेक्स्ट मंथ मेरा ही आएगा पेडागॉजी स्पेशल वाला। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ें। कल मिलेंगे, थोड़ा टाइम से मिलेंगे, कोशिश करेंगे 9:30 ही मिलने। आज के लिए काफ़ी लेट हो गया है। पोल में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट पता लग जाता है। ये टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा इस सेशन का। ठीक, कुछ सेशन उसके लिए भी रख लेंगे, रीड के लिए, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, कल मिलते हैं। ओके फाइन। कोई कह रहा है अनअकैडमी जैसे फॉल्स और राइट नहीं आता, वो धीरे धीरे आएगा। पहली बात तो यूट्यूब पे ये फीचर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको आए हुए, तो धीरे धीरे आ जाएगा। जब ये फीचर आ गया है तो वो भी आ जाएगा, और सही और गलत वाला, है ना। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म सिर्फ एजुकेशन के लिए है, यहाँ पे यूट्यूब ऑलमोस्ट सभी के लिए सोच के बनाता है। ठीक, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर। बाय द वे मैं वहाँ हूँ नहीं, कभी किसी को लग रहा हो कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, ये तो याद आ गया मुझे पहले के टाइम की। गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।